नमस्कार प्रिय बच्चों। इन दिनों हम सुल्तान बलबन के विषय में पढ़ रहे हैं। इस संबंधी पिछले 2 व्याख्यानों में हमने बलबन की वज़ीर के रूप में और सुल्तान के रूप में उपलब्धियों के विषय में पढ़ा। आज हम बलबन की राजत्व नीति के विषय में पढ़ेंगे। बलबन ताज की प्रतिष्ठा के महत्व को भली भांति जानता था। उसने अपने लंबे अनुभव से यह सीखा था कि तुर्की अमीरों की शक्ति को बिना समाप्त किए वह एक सफल शासक नहीं बन सकता। वह तत्कालीन शासकों की भांति दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। एक स्थल पर उसने स्वयं कहा था कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का विशेष भंडार है और इस दृष्टि से कोई भी राजा की सहायता का अधिकारी नहीं है। अतः वह निरंकुशता में विश्वास करता था। निसंदेह बलबन एक कट्टर धार्मिक शासक था। उसने अपने प्रशासन को इस्लाम धर्म का बाना पहनाने का प्रयास किया, परंतु यह होते हुए भी वह उलेमाओं का प्रशासन में हस्तक्षेप सहन नहीं करता था। उस पर नियंत्रण था तो केवल कुरान की आयतों का या उसके धार्मिक जीवन का। वह सुल्तान को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिबिंब समझता था। उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, ऐसा वह मानता था। साथ ही बलबन आतंक को सुशासन का आधार मानता था। बर्नी लिखता है कि नासिरुद्दीन के अंतिम दिनों में सुल्तान पद की प्रतिष्ठा बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। सामंतों और सूबेदारों ने कर देने से भी इनकार कर दिया था। राज्य में अराजकता बढ़ने लगी थी। इस कारण बलबन इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था जिससे जनता के हृदय में ताज का भय पैदा हो। बंगाल के विद्रोह को दबाने तथा कटेहर के विद्रोह को दबाने में बलबन ने जिस निर्दयता का परिचय दिया वह उसकी इसी नीति का परिचायक है। शासन को सुव्यवस्थित रखने और ताज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह दरबार का भी गौरव रखना चाहता था। बलबन भली भांति जानता था कि यदि दरबार में पूर्ण अनुशासन रखा जाएगा तभी सामंत उसका आदर करेंगे और जनता भय से स्वामी भक्त बनी रहेगी। वह यह भी जानता था कि दरबार में किसी से मजाक करना तथा अधिक बातचीत करना ताज की प्रतिष्ठा को कम करता है। इन्हीं कारणों से बलबन दरबार में कठोर रहता था। उसके दरबार में पूर्ण शांति, अनुशासन और व्यवस्था रहती थी। वह स्वयं भी किसी से मजाक नहीं करता था। उसने दरबार की प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु दिखावटी मान मर्यादा को भी राजत्व का महत्वपूर्ण अंग माना। इसलिए उसने फारस के रहन सहन और दरबारी परंपराओं को अपने राज्यारोहण के उपरांत उसने अपने पौत्रों के नाम भी फारस के सम्राटों पर ही रखे। दरबार में उसने पैबोस और सिजदा जैसी परंपराएं प्रचलित की, जिसमें आने वाले सामंत उसका चरण स्पर्श करते थे और घुटनों पर बैठकर सिर नवाते थे। दरबार में अमीरों को विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करके आना पड़ता था। समारोह के अवसर पर दरबार की शान शौकत दर्शनीय होती थी। इस प्रदर्शन का प्रयोजन भी सरदारों को आतंकित करना ही होता था। अमीरों को आतंकित करने की दृष्टि से वह दरबार के समय नंगी तलवारें लिए हबशी सैनिकों से घिरा रहता था। बलबन की यह मान्यता थी कि राज्य पद अत्यंत गौरवशाली है। उसका कहना था कि राज्य पद को गौरवशाली बनाए रखना राजा का परम धर्म होना चाहिए। वह राज्य शक्ति को परमात्मा की देन समझता था। अतः इस शक्ति के सहारे बलबन अपने को आम जनता से ऊंचा मानता था तथा राजा के कर्तव्यों को
निष्पक्षता से संपन्न करना अपना परम धर्म समझता था। उसके अनुसार सुल्तान का परम कर्तव्य यही है कि वह सुल्तान पद के गौरव को बनाए रखे और ऐसा कोई भी कार्य न करे जिससे उसके सम्मान में कोई कमी आए। बलबन के राज्यत्व के सिद्धांतों में आदर्शवाद तथा यथार्थवाद का सुंदर समन्वय था। आरंभ में वह आदर्शवादी अधिक था, क्योंकि वह अपने प्रशासन के समस्त कार्य कुरान की आयतों के अनुसार ही संपन्न करता था। उसकी मान्यता थी कि शासक को यह मानकर चलना चाहिए कि वह इस्लाम धर्म का संरक्षक है, अतः उसे अपने शासनकाल में वही कार्य करने चाहिए जिससे इस्लाम गौरवान्वित हो। सरकार ऐसे ही कानून बनाए जिनसे विधर्मी भी इस्लाम के अनुयायी बन जाएं। निसंदेह बलबन के राजत्व के सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। वह प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी अपने विचारों का विस्तार से विवेचन किया। सुल्तान के उच्च पद और शासक के कर्तव्यों के संबंध में उसने अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में राजपद की रूपरेखा ही तैयार की थी, किंतु बलबन ने उसे पूर्ण साकारता तथा नवीन शक्ति प्रदान की। बलबन के राजत्व के ये सिद्धांत फारस के वसय से प्राप्त किए थे। दिल्ली के सुल्तान बड़ी संख्या में गुलाम रखते थे, जिनका प्रशासन में बहुत दखल एवं प्रभाव रहता था, और अवसर पाकर वे सुल्तान से स्वतंत्र होने का प्रयास भी करते रहते थे। इल्तुतमिश ने तो अपनी योग्यता से उन्हें नियंत्रित किया, किंतु उसकी मृत्यु पर ये गुलाम सबल हो गए। सुल्तान रजिया के उपरांत जितने भी सुल्तान बने, उनके बनाने में इन गुलामों का बड़ा हाथ रहा। उनके पारस्परिक झगड़ों का प्रशासन पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता था। अतः बलबन इस 40 गुलामों के दल से बड़ा विक्षुब्ध था। उसने सुल्तान बनते ही दासों को निर्बल बनाने हेतु धनी गुलामों की संपत्ति की जांच कराई। अनुचित रूप से संचित पूंजी पर सुल्तान ने अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त अब वे भी कर से मुक्त नहीं रहे। उनके कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। इन सब प्रयासों से बलबन को अब इन गुलामों का भय नहीं रहा और वे इस स्थिति में नहीं रहे बल्कि बलबन के शासन में बाधाएं उत्पन्न कर सके। 7 मार्च 1285 को बलबन का ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह मंगोलों से युद्ध करते हुए मारा गया। बुढ़ापे में पुत्र वियोग के दुख को बलबन सहन नहीं कर सका और 80 वर्ष की अवस्था में 1286 ईस्वी में वह भी दुनिया से विदा हो गया। बलबन का गुलाम वंश के शासकों में बहुत ऊंचा स्थान है। वह एक उच्च कोटि का प्रशासक था और शांति स्थापित करने के लिए उसने कठोर नीति का अनुसरण किया। एक बार उसने स्वयं कहा था कि मेरा काम अत्याचारियों का दमन करना और कानून की दृष्टि में सब लोगों को समानता प्रदान करना है। राजा का धर्म अपनी प्रजा को सुखी और समृद्ध बनाने का है। उसने डाकुओं का दमन, मंगोलों के आक्रमण का सामना और तुगरिल बेग के बगावत को दबाना उसके अदम्य उत्साह और एक सफल सेना नायक का परिचायक है। उसने संकटकालीन अवस्था में नवजात मुस्लिम राज्य को विनाश से बचाया, अपने सुशासन से तुर्की सल्तनत की रक्षा की और उसे नवजीवन प्रदान किया। उसने अपने पूर्वज सुल्तानों के समय में लुप्त ताज की प्रतिष्ठा को पुनः कायम किया। बलबन एक वीर और सुयोग्य सैनिक भी था। उसने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध किए। सुल्तान बनते ही उसे अनेक बाहरी और भीतरी
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिस कारण वह साम्राज्यवादी नीति नहीं अपना सका। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।